चलिए लिखिए, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हमने क्या कहा था, जितने भी लिक्विड हैं उन्हें जैसे जैसे हम ठंडा करते जाते हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। पानी के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन 4 से 0 के बीच में इसका उल्टा है। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, और 4 से जब ठंडा करेंगे आप तो डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, डेंसिटी घटेगी। इसी को कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन। लिखा, मोस्ट लिक्विड्स expand, most liquids expand smoothly and become less dense, with increasing temperature, with increasing temperature. However, water is an exception. Water is an exception. However, water is an क्या लिखा? Because its density is maximum at 4 degrees Celsius. Maximum at 4 degrees Celsius. It means its density decreases in both the cases if it is cooled from 4 degrees Celsius or heated from 4 degrees Celsius. चलो देखो इधर को, इधर टेम्परेचर प्लॉट किया है, इधर डेंसिटी प्लॉट करी। तो डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है, यानी 4 से कम पे भी डेंसिटी घटेगी और 4 से ज़्यादा पे भी डेंसिटी घटेगी। देख लो, बन गया ग्राफ। और यही चीज़ फेवर में जाती है, कल बता चुके थे कि जब झीलें जम जाती हैं तब भी थोड़ा सा पानी नीचे बच जाता है। कैसे होता है जरा देखें इधर को। पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 4 पे। ठीक, ये लेक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक, जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ
तो जो टॉप लेयर है पानी की, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। ज्यादा डेंसिटी वाला किधर जाएगा? नीचे। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी किधर चला गया? नीचे। जैसे जैसे ऊपर का टेम्परेचर 4 होता जाएगा, पानी नीचे जाता चला जाएगा। अब मान लिया टेम्परेचर हो गया 3, 2, 1, 0, तो अब नहीं जाएगा नीचे। कौन सा पानी नीचे जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस का। ठीक। अब 0 से जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा, ऊपर आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक। तो नीचे जो पानी बचा वो कौन से डिग्री सेल्सियस का है? 4 डिग्री सेल्सियस का। और 4 डिग्री सेल्सियस का पानी तो फ्रीज नहीं करता, तो नीचे कुछ पानी बच जाएगा। मान लिया इतनी ये लेक जम गई, तब भी इतने हिस्से में पानी बचा रह जाएगा जिसमें वो फिश वगैरह सरवाइव करेंगी। बात समझ में आ गई? तो टॉप से जैसे जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, टॉप का पानी नीचे जाने लगता है। तो जो नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का होता है और वो फ्रीज नहीं होता। लेकिन हमने कल कहा था, ये बात मैं लेक की कर रहा हूं, किसी गड्ढे की बात नहीं कर रहा हूं। गड्ढे में पानी कितना सा होता है? इतनी डेप्थ तो होनी चाहिए, समझ गए? अब तुम कह दो जी फ्रिज में हमने कटोरे में पानी रख दिया, फ्रीजर में, और पूरा जम गया, वो तो जम ही जाएगा पूरा। ये किसकी बात कर रहे हैं? समझ गए बात को? इसका हालांकि एक और रीजन भी होता है, वो अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, उसमें बताएंगे कि जो नीचे की जमीन है इससे भी हीट का ट्रांसफर होता है इसके अंदर है। अरे कुछ दीन दुनिया में देख रखा तो मैं बताता हूँ, सुनो। सबमर्सिबल या जेट पंप तो लगे होंगे हर एक के घर, करीब करीब सबके घर में। अच्छा जी। जून के महीने में उससे पानी चलाना वो ठंडा महसूस होता है, और जनवरी में उससे पानी चलाना थोड़ा गर्म महसूस होता है, क्योंकि काफ़ी ज़मीन के नीचे से वो पानी निकलता है और वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है। तो वो टेम्परेचर जो है सर्दी के दिनों में तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होता है। तो एक वो भी वजह है हालांकि, लेकिन एक वजह 4 डिग्री सेल्सियस वाली भी है। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ, for the ecology of lakes it plays an important role for the survival of aquatic life। aquatic life समझ गए ना? as temperature of atmosphere becomes 4 degree Celsius, the topmost water layer becomes denser and sink to the bottom। and 100% lake never freezes। 100% lake never freezes। देख लिया? एप्लीकेशंस ऑफ
थर्मल एक्सपेंशन इन ए डेली लाइफ। इसमें लिखवाऊंगा मैं एक भी नहीं, थोड़ी थोड़ी हर एक की हिंट बताऊंगा, इसे अपने आप लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट में आप लिख लें, उसके बाद 1-1.5 पेज छोड़ दें, अपने आप डिटेल में लिख के लाएं। नंबर 1, मेटल टायर ऑन ऑर्डिनरी कार्ट व्हील, CART, कार्ट व्हील। फिर से सवाल वही आता है कि दुनिया में कुछ देखा नहीं देखा। तांगा देखा क्या भाई तुमने? तांगा, अरे बहुत बढ़िया। अब जो तुम तांगा देख रहे हो उसमें रबर टायर चढ़े होते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लेना नहर के किनारे का तांगे का तो अभी भी खड़े होंगे। पहले जो तांगा होता था उसमें लकड़ी का व्हील होता था, और उस लकड़ी के व्हील पे एक लोहे की स्ट्रिप चढ़ी होती थी। अब पुराने जमाने में तो वापस ले जा नहीं सके, किसी मूवी वगैरह में देख लेना, पुरानी मूवी में कोई आपको तांगा जाता हुआ दिख जाए, हमने तो देखा हुआ है फिलहाल। ऐसे जो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी समझ गए ना? हाँ, क्या कहें, बुलक कार्ट। अरे बिल्कुल सही। अरे बेटे इस चीज़ें सब मॉडर्न हो गई भाई साहब, शहर के लोग पैसा देते हैं बुलक कार्ट पे बैठने का। अरे क्यों मजाक की बात कर रहा? मैं जयपुर गया था भाई, वहाँ रिजॉर्ट है चौकी धानी करके, तो वहाँ बुलक कार्ट की सवारी के लिए लाइन लगी थी, 50 रुपये टिकट था, और शहर से आए हुए बच्चे ऐसा खुश हो रहे थे बुलक कार्ट में बैठ के, पता नहीं कहाँ फरारी में बैठे आए हो। तो अब ये चीज़ें फैशन में आ रही पुरानी, जो चीज़ नहीं देखी वो फैशन में, और क्या है। नहीं वो बात, हाँ मान लिया गांव वहाँ भी होंगे आसपास जहाँ को रहने वाले होंगे, लेकिन बेचारों को नहीं पता। जब मैं छोटा था 10th क्लास में, तो हमारा एक साथी था, उसका ट्रांसफ़र होकर आया था बड़े शहर से, तो उसने मुझसे पूछा कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है। तो मैं उसे समझाने में लगा कि चना का पेड़ नहीं होता, पौधा होता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिस चीज़ नहीं देखी, तो इसीलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ पहिए की। वो पहिया देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो किसी उसमें देख लेना, नेट पे सर्च करके। अरे नेट पे सर्च कर लेना बुलक कार्ट का। फिलहाल इधर देख, एक लकड़ी का ऐसे पहिया होता था, जैसे ऑर्डिनरी पहिया होता वैसे पहिया होता था। और ये पहिया सड़क पे चलेगा तो घिस जाएगा, तो घिसने से बचाने के लिए इसके ऊपर एक लोहे की स्ट्रिप चढ़ाई जाती थी। तो कैसे चढ़ाते थे लोहे की स्ट्रिप? लोहे की स्ट्रिप का भी एक सर्किल बना लेते थे, और इस लोहे की स्ट्रिप वाला जो सर्किल है इसे गर्म करते थे, तो गर्म करने से एक्सपेंड कर जाता था। एक्सपेंड करने के बाद इसके ऊपर रखते थे और इसे ठंडा कर देते थे। जब ठंडा करोगे तो ये छोटा होगा तो इससे चिपक जाएगा। समझ गए भाई? नंबर 2, बॉयलर प्लेट्स। अब ये चीजें मैं जब तुम्हें बताऊंगा ना तो ऐसे समझ में आएगा। बॉयलर प्लेट्स आर रिवेटेड, RIVETED, रिवेटेड विद रेड हॉट रिबेट्स। बॉयलर देखा भाई तुमने अपने यहां? बॉयलर देखा? अबे क्या घर पे गीजर भी नहीं है क्या तुम्हारे? तो गीजर बॉयलर नहीं है और क्या है? बॉयलर कैसे बनाया जाता है? एक शीट को ऐसे मोड़ के टैंक बनाया जाता है, सिलेंडर बनाया जाता है, तो शीट इस जगह पे जोड़ी जाएगी, तो उसमें बोल्ट लगे होते हैं। अब वो बोल्ट इतने ज्यादा टाइट होने चाहिए
कि उसमें से वेपर भी पास ना हो। ऑर्डिनरी कंडीशन में तो इतना टाइट बोल्ट कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, जब बोल्ट उसमें टाइट करते हैं तो बोल्ट रेड हॉट होते हैं, एकदम गर्म होते हैं, बिल्कुल लाल। जब वो ठंडे होते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो शीट को बहुत तेजी से वो जकड़ लेते हैं। समझ गए बात को? बहुत ज्यादा टाइट करना है नट बोल्ट को, तो बहुत ज्यादा टाइट कब हो पाएगा, जब पहले कैसा हो, रेड हॉट, उस समय वो टाइट कर दो, जब ठंडा होगा तो और टाइट हो जाएगा। ऐसे ही दीवारें जब बल्ज कर जाती हैं, पहली बार में मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, जब मैं ढंग से समझाऊंगा तो समझ में आएगी, ठीक है? क्योंकि यह है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसे समझ में आते हैं जिसने कुछ देखा हो। अब तुम कह दो जी बल्जिंग ऑफ वॉल हमें दिखा दो, अब कहां से दिखा दूं? अब तो 1 ईंट की दीवार या 2 ईंट की दीवार बनती है। पुरानी बिल्डिंग, पुराने किले, इनकी दीवारें इतनी इतनी चौड़ी होती थी, तो कहीं पे दीवारें फूल जाती हैं, लोड आता है तो लोड की वजह से इस तरह से फूल जाती हैं। तो उन्हें सही करने के लिए क्या करते हैं, एक मेटल प्लेट इधर लगाई, एक मेटल प्लेट इधर लगाई, ये दीवार है, देखो ये क्या है, दीवार। एक मेटल प्लेट इधर, एक मेटल प्लेट इधर, इसमें होल किया और रेड हॉट कंडीशन में रिवेट फिट कर दिए। जब वो ठंडे होंगे तो कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दीवार सीधी हो जाएगी। तो दीवार को सीधी करने के लिए, मतलब मान लिया कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसे अपने अंडर में ले रखा है कि भाई ये वो महाराजा थे, उनके लिए नाम से इसे अभी 100-200 साल और चलाना है, तो और क्या सोच रहे वहां पे? तो उस तरीके से दीवारों को सही किया जाता है। तो लिख लो, ट्रीटमेंट ऑफ बल्ज्ड वॉल्स। ठीक है जी। जो बड़ी गन्स होती हैं, क्या बताया मैंने? बड़ी गन्स का नाम बताओ। बड़ी गन्स को जी तोप कहते हैं, तोप। अब ठीक है, कैनन। हाँ ठीक। तो जो पहले कैनन बनाई जाती थी वो तो सिंगल लेयर की होती थी, लेकिन जो मॉडर्न कैनन बनाई जाती हैं वो मल्टी लेयर्ड होती हैं। जैसे एक हो गई, एक इससे थोड़ी बड़े साइज की, फिर उससे बड़े साइज की, मल्टी लेयर्ड। ऐसा क्यों होता है? कैनन में एक प्रॉब्लम आती थी, कभी कभी तोप फट जाती थी। तो उसका रीजन क्या होता है कि जब अंदर से बारूद गर्म हुई तो अंदर की लेयर गर्म हो गई, बाहर की लेयर ठंडी है, तो अंदर की लेयर एक्सपेंड कर गई, बाहर की लेयर एक्सपेंड नहीं कर पाई, इससे वो तोप फट जाती थी। उससे बचने के लिए इसे मल्टी लेयर्ड बनाया जाता है कि ये वाली लेयर ज़्यादा गर्म हो गई, इसके ऊपर वाली थोड़ी कम गर्म हुई, उससे ऊपर वाली थोड़ी कम गर्म हुई, तो उस तरह का डिफरेंस नहीं एकदम से पैदा होगा। ये तो 7th-8th में पढ़ा होगा, कांच के गिलास में बहुत गर्म चाय डाल दो तो कांच का गिलास चटक जाता है, टूट जाता है। उसका रीजन भी यही है, कुछ अलग थोड़ी है। स्टील के गिलास में ऐसा क्यों नहीं होता? स्टील इज अ गुड कंडक्टर। स्टील के गिलास में जैसे चाय डालोगे, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। कांच के गिलास में क्या है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बाहर का टेम्परेचर कम, तो अंदर की लेयर एक्सपेंड कर जाएगी, बाहर की लेयर एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। लिखा, बिग गन्स आर made by sliding
several cylinders one above the other upon an inner tube. Each cylinder in red hot condition is put round the inner one and on cooling fits tightly upon the other. देख लिया? By doing so, the pressure developed due to combustion of gunpowder is uniformly distributed throughout the body of the gun. नेक्स्ट अपनी लैंग्वेज में लिख लो. देखा होगा जी रेल, अभी बोलने तो दो, क्या देखा होगा? यस सर पहले ही कर दिया. रेल की जो पटरी बिछाई जाती है तो दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है. दिस इज टू एकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन. गर्मियों में पटरी की लंबाई बढ़ेगी तो उस गैप कम हो जाएगा, सर्दियों में थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा. इसीलिए जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो एक कट कट की आवाज होती है हल्की सी. ठीक है जी. अब ये प्रॉब्लम जो बीच में गैप छूटता है इसकी वजह से सर्किट की प्रॉब्लम आ जाती है. इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल ट्रेन जो है उनमें दिक्कत आ जाती है. तो जैसे ट्राम हो गई. ट्राम पता है? ट्राम चलती है कोलकाता में, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते, उसमें पटरियों के बीच में गैप नहीं छोड़ सकते. तो लेकिन उसकी पटरी जो होती है वो ज़मीन से काफ़ी नीचे होती है, तो उस पर एटमॉस्फेरिक चेंज का असर नहीं आता. समझ गए? ये जो पटरी होती है, रेल की पटरी है, तो ज़मीन के ऊपर होती है, तो एटमॉस्फेयर में जो भी चेंज आएगा वो उसे तुरंत महसूस होगा. ट्राम की जो पटरी होती है वो ज़मीन से नीचे होती है. लिख लो. स्मॉल स्पेसेस are left between two rails to accommodate thermal expansion. एक ऐसे ही सुन लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो बिजली के तार होते हैं इन्हें जब बांधा जाता है तो सर्दियों में जब बांधा जाता है
तो इन्हें बिल्कुल टाइट बांधा जाता है, क्योंकि सर्दी के बाद क्या आना है, गर्मी। गर्मी में ये लूज हो जाएंगे, और गर्मियों में बांधे जाते हैं तो थोड़े से लूज बांधे जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के बाद क्या आएंगी, सर्दियां आएंगी, जिससे टाइट हो जाएगा। अगर गर्मियों में ही तुमने टाइट इन्हें बांध दिया तो सर्दियों में टूट जाएंगे। समझ गए बात? और लिख लो एक जरा, ये समझाऊंगा तब समझ में आएगा। द मेटेलिक वाटर पाइप्स have telescopic joints, telescopic joints to allow for change in length due to variation in temperature। ये चीज तुम्हारी अभी समझ में नहीं आएगी, जब समझाऊंगा तब समझ में आएगी। कभी घर में पानी के पाइप जोड़ बिछते हुए देखे? जब दो पाइप जोड़े जाते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए अलग से टेलीस्कोपिक जॉइंट आता है। जैसे दो पाइप जोड़ने हैं तो एक ऊपर एक इस तरह की निप्पल होती है, इधर वाला हिस्सा इसमें जोड़ दिया, इधर वाला हिस्सा इसमें जोड़ दिया। अगर उसे देखा जाए वो थोड़ा सा लूज होता है, उसके अंदर चूड़ी होती हैं, चूड़ी समझ गए ना, ग्रुप्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लिया एक्सपेंशन हुआ तो लंबाई बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लंबाई घटेगी, तो बीच में गैप होता है। बात समझे अभी नहीं समझे? ये दो पाइप को जोड़ना है तो कभी पाइप ऐसे नहीं जोड़े जाते। पाइप को जोड़ने के लिए अलग से एक सिस्टम लाया जाता है, उसके एक एंड पे पाइप होता, दूसरे एंड पे पाइप होता, बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इसे कहते हैं टेलीस्कोपिक जॉइंट्स। ठीक है जी। और सुनो जी, ब्रिज देखा कभी? कैसे देखा? कंक्रीट क्या, रुड़की में तो लोहे का भी बने हुए हैं दो। वो उन्हें निकलते नहीं, उन्हें निकलते समय आंखें बंद करनी कहते ना। मैं जिस तरीके से देखने की बात कर रहा हूं वैसे नहीं देखा, अब वैसे उसे देखना जाके। ये नहर वाला जो पुल है, इसके 3-4 स्पैन है, 10-10, 15-15 मीटर के टुकड़े होते हैं जिन्हें स्पैन कहते हैं। उसके नीचे पिलर है, ठीक, पिलर के ऊपर रोलर लगे हुए हैं, उन पे फिट है। जैसे ब्रिज है, ब्रिज का ये सपोर्ट जा रहा है, सपोर्ट नीचे के कॉलम पे फिक्स नहीं है, रखा हुआ है, और उसमें रोलर लगे हुए हैं। अब देखोगे तो दिखेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में एक्सपेंशन होगा, सर्दियों के दिनों में कंट्रैक्शन होगा। तो जो ये दो पार्ट हैं ये मूव करते हैं। अब ऐसे नहीं मूव करते, चलते हुए दिखने लगे, 1-2 मिलीमीटर मूव करते हैं, लेकिन अगर इन्हें जोड़ के रख दोगे तो 1-2 मिलीमीटर में ही टूट जाएंगे। तो रोलर इसके मूवमेंट को अलाउ करते हैं, देखोगे दिख जाएगा। ठीक है, हाँ लिखे। In the construction of an iron bridge, each part is allowed freedom. Each part is allowed freedom of expansion by providing roller support.
नेक्स्ट, आपने कभी भट्टी देखी है? भट्टी में जो सरिये लगे होते हैं वो देखे हैं? तो भट्टी में क्या देखा दूर से? हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, समझ में उसे आएगा जिसने कुछ देख रखा है। भट्टी होती है, उसमें सरिये इस तरह से घुसे होते हैं जिसके ऊपर कोयला रखते हैं। वो सरिये के जो एंड होते हैं वो बाहर फ्री होते हैं, क्योंकि जब गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा तो बाहर निकल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठंडा होगा थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। उन्हें फ्री रखा जाता है, फिक्स नहीं किया जाता है। ठीक है जी, इसे लिखवाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ में आ गया। कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती हैं, प्लास्टिक वाली नहीं, जो वो कांच की बॉटल होती थी जिसपे ऊपर ढक्कन चढ़ा होता है, जिसे ओपन किया जाता था, उसके ढक्कन का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ग्लास के बराबर हो, वरना क्या होगा, एक सीजन में ढक्कन ढीला हो जाएगा, निकल जाएगा, और एक सीजन में ढक्कन टाइट हो जाएगा, बोतल को तोड़ देगा। बात समझ में आ रही? भाई बॉटल पे जो ढक्कन लगा हुआ है वो एक जैसा टाइट रहना चाहिए, चाहे उसे धूप में रख दो चाहे उसे फ्रिज में रख दो। जब धूप से फ्रिज में रखोगे तो ग्लास भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो ढक्कन भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों इक्वल कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। अगर इक्वल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा या ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? ये भी लैब में देखा होगा, इस तरह के कुछ जार होते हैं जिसमें कॉर्क ऊपर फिट होती है, देखिए भाई कहीं नहीं, बहुत दिनों तक वो रखा रहे तो वो जाम हो जाती है कॉर्क, वो निकलती नहीं है बाहर को। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं, उसमें उस जार को रख देते हैं। उसे रखने से क्या होगा, उसका जो हेड है वो गर्म होकर थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, कॉर्क बाहर आ जाएगी। बाकी वो बता ही चुके हैं जी। ग्लास में गर्म चाय डालते हैं तो वो टूट जाता है, बिकॉज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इनर लेयर गेट्स हीटेड, एक्सपेंड्स, आउटर लेयर एक्सपेंड नहीं कर पाती, इसलिए उसके अंदर क्रैक आ जाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जब बुक में पढ़ोगे तो एक आध और मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़ता है, जो मोटा ग्लास होगा उसमें हीट का ट्रांसफर और ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उसके टूटने के चांस और जल्दी होंगे। नाले हेडिंग, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। चलो देखो इधर को, एक रेक्टेंगुलर प्लेट हमने ले ली, ये तो पता है अल्फा लेंथ के लिए यूज होता है, बीटा एरिया के लिए। बुक में से स्क्वायर लेके करा गया, मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया और जनरलाइज कर दिया। ये साइड है L1, आराम से देख लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा। ये साइड है L2, एरिया है L1 L2 एट T डिग्री सेल्सियस। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ भी बढ़ेगी, विड्थ भी बढ़ेगी। लेंथ हो गई L1 डैश, विड्थ हो गई L2 डैश, एरिया हो गया A डैश, A डैश इक्वल्स टू L1 डैश L2 डैश। ठीक,
टी प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। क्लियर? L1 डैश इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक। L2 डैश इक्वल्स टू L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पुट कर देना वैल्यूज, और बाकी हमें पता ही है। ए डैश इक्वल्स टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। पुट कर दो। ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू, यहां देखते रहना, L1 L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ए किसके इक्वल है? L1 L2 के। ए से L1 L2 कैंसिल, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी, ठीक है। एज अल्फा इज स्मॉल, अल्फा छोटा ही होता है इन जनरल, जो हमने वैल्यूज लिखाई थी 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4 में। एंड इफ डेल्टा टी इज आल्सो स्मॉल, तो हम निगलेक्ट कर देंगे अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी। भाई अल्फा मान लिया 10 टू द पावर -4 में, तो अल्फा स्क्वायर तो 10 टू द पावर -8 हो गया, ऑलमोस्ट निगलेजेबल हो गया। और यहां से आ गया बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 अल्फा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, एग्जैक्ट नहीं। लिख ले।
रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। एक क्यूबॉइडल कंसीडर कर ले रहे हैं। इसके साइड्स हैं L1, L2, L3। वॉल्यूम हो गया L1, L2, L3 एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक। टेम्परेचर बढ़ा दिया L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश, T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। ठीक। वॉल्यूम हो गया V डैश। V डैश होता है V1 प्लस गामा डेल्टा टी, और यहाँ V डैश हो जाएगा L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश। बाकी इतना आपको पता है, L1 डैश इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे ही L2 डैश और ऐसे ही L3 डैश। पुट कर दो V1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू, अंदर आ जाएगा L1, L2, L3 और ये बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ठीक। V से कैंसिल हो गया L1, L2, L3। 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस थ्राइस अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर प्लस थ्राइस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी। 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। अल्फा क्यूब डेल्टा टी स्क्वायर थ्राइस अल्फा डेल्टा टी थ्राइस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी। नहीं, डेल्टा टी से भी तो डिवाइड कर दिया ना। 1 से 1 कैंसिल, अल्फा क्यूब डेल्टा टी स्क्वायर थ्राइस अल्फा डेल्टा टी थ्राइस अल्फा क्यूब डेल्टा टी स्क्वायर 3 अल्फा डेल्टा टी 3 अल्फा स्क्वायर। एज अल्फा इज स्मॉल and if delta t is also small, तो निगलेक्ट कर देंगे इनका स्क्वायर टर्म और क्यूब टर्म। 3 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब। कुछ गलत हो गया भाई इसमें, एक मिनट को चेक करने दो। 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए बी स्क्वायर प्लस 3 a² बी। अरे रुक जा भाई, ठीक ठीक, गलत यही गलत हो गया। ए का मतलब तो यहाँ 1 है। अल्फा क्यूब डेल्टा टी स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा। तो नेग्लेक्टिंग 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी एंड, ठीक है, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। देख लो, दिख गया भाई? इसके साथ एक लाइन मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से लिख लें। हमने क्या बताया था कि बीटा 2 अल्फा के इक्वल, गामा 3 अल्फा के इक्वल तभी होता है व्हेन मटेरियल इज होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, ये बताए थे। अदरवाइज बीटा इक्वल्स टू होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और गामा इक्वल्स टू होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। बीटा का मतलब हुआ लेंथ का अल्फा प्लस विड्थ का अल्फा, लेंथ का अल्फा प्लस विड्थ का अल्फा प्लस हाइट का अल्फा।
तो अगर मटेरियल होमोजीनियस नहीं है तो ये होगा, ये तभी होगा मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक है और साथ ही साथ टेम्परेचर चेंज छोटा है। एक हेडिंग डाल लें, उसे मैं कल लिखवाऊंगा, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस तो कल स्टार्ट करेंगे हम आपको थर्मोमीट्री